चलिए तो लिखिए बच्चों, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का अभी पढ़ने वाले हैं। पावर, पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लिखिए बच्चों, पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आ जाओ। देखिए पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो सपोज मेरे को यह बताओ, आप लोग 9th क्लास में पिछले साल पढ़े हो, वर्क एनर्जी पावर पढ़े। एनर्जी सॉरी पावर होता क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक। अब यहां पर वर्क क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। यहां पर कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक। तो सबसे पहले तो लिख लो क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले बच्चों पीई। क्या लिखता हूं, पीई। ई सबस्क्रिप्ट इसलिए लिखा हूं ताकि समझ जाओ क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक पावर है, मैकेनिकल पावर नहीं है, ठीक है। अब देखो वर्क बाय टाइम क्या होगा बच्चों, वर्क बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक वर्क का कोई सा फॉर्मूला पढ़े हो, पढ़े ना, V बराबर W बाय क्यू, पढ़े। V बराबर W बाय क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आ रही बात समझ में। तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों, वी क्यू। वर्क डन क्या आ जाएगा, वी क्यू। तो क्या इस वर्क डन की जगह मैं वी क्यू लिख सकता हूं, लिख देता हूं वी क्यू बाय टी। कुछ एक और फॉर्मूला दिख रहा है क्या, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, आई। तो पावर क्या आ गया बच्चों, V इंटू आई। आ रही बात समझ में। तो अभी हम लोग सर्किट एनालिसिस पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, सर्किट एनालिसिस किए कि नहीं किए। तो सर्किट एनालिसिस करने से हम लोग हर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज गिर रहा है और कितना करंट जा रहा है ये तो निकालते थे। अब अगर दोनों चीज मिल गई, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना पावर वो वाला रजिस्टर खा रहा है पता चल जाएगा, या कितना इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम उसमें हो रहा है पता चल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है। तो यही है इलेक्ट्रिक पावर। या बैटरी कितना पावर दे रहा है ये भी पता चल जाएगा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, और बैटरी से करंट निकलती है I। तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको करंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बैटरी कितना पावर दे रहा है सर्किट को वो भी पता चल जाएगा। और रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, करंट कितनी जा रही है, V इंटू आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा रेजिस्टेंस खा कितना रहा है। समझ में आया। एक एग्जांपल से मैं आप लोग को बता के बताता हूं, ये समझ में आ गया, V इंटू आई। अच्छा सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़े। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर बोलता है। तो सपोज हमको V और I नहीं दिया गया है, V और R दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बराबर I की जगह V बाय आर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, V इंटू वी बाय आर। क्या हो जाएगा बच्चों, V स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, V स्क्वायर बाय आर, ये भी काम कर लेगा। या कभी अपने को वोल्टेज ही नहीं दिया, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो क्या कर लो, ये V की जगह क्या डाल दो, I इंटू आर। ओम्स लॉ से डाल सकते हैं, V बराबर I इंटू आर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या आ जाएगा, I स्क्वायर आर। समझ में आया, क्या आ जाएगा, I स्क्वायर आर। समझ में आया। तो चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चाहे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, तीनों एक ही चीज है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, तीन। क्या क्या, P बराबर V इंटू आई, या फिर I स्क्वायर आर, या फिर V स्क्वायर बाय आर। ये तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, एक ही बात है, ठीक। हरी बात समझ में। अब एक बढ़िया चीज सुनो, ठीक। बच्चों को क्या दिक्कत होती है, बच्चों को यह दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि सर पावर मैं समझ गया, पावर एक फॉर्मूले में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और एक फॉर्मूले में पावर
डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। तो हम लोग क्या समझे, रेजिस्टेंस ज्यादा रहने से पावर ज्यादा रहेगा कि रेजिस्टेंस कम रहने से पावर ज्यादा रहेगा? भाई यहां तो यही बोल रहा है ना, पावर इज आई स्क्वायर आर और पावर इज वी स्क्वायर बाय आर। एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बार डायरेक्टली में, मतलब ये बड़ा तो वो बड़ा, इनवर्स में ये बड़ा तो वो छोटा। आ रही बात समझ में? तो ये तो दो अलग अलग बात हो गया ना। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में करंट है, वोल्टेज नहीं है, सिर्फ क्या है, करंट। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, पावर, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ क्या है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, करंट नहीं है। आ रही बात समझ में? अब जब भी हमको प्रोपोर्शनैलिटी देखना पड़ता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो तीसरी चीज होती है वो कांस्टेंट होती है ना, जिसको हटाते हैं हम लोग। कांस्टेंट होगा तभी तो हटाओगे, नहीं तो हटा थोड़ी सकते हो। हटा सकते हो क्या? नहीं। तो बच्चों एक बात याद रखना आप लोग कि पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, कब बोल सकते हैं? तो देखो मजा आएगा। देखो पावर बराबर, सपोज मैं लिखा हूं आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला मैं कब इस्तेमाल करूंगा, जब करंट क्या होगा, सेम। अब बताओ करंट कब सेम होता है, सीरीज में। करंट कब होता है, सीरीज में। अब आपको ऐसा सवाल दे दिया है, सपोज दो बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, दो बल्ब क्या में लगे हैं बच्चों, सीरीज में। दो बल्ब सीरीज में रखे हुए हैं, एक 60 वॉट का है, एक 40 वॉट का है। एक क्या है, 60 वॉट का है, एक 40 वॉट, यानी ये एक 60 वॉट पावर दे रहा है, एक 40 वॉट पावर दे रहा है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है। और दोनों क्या में लगे हैं, सीरीज में लगे, मतलब दोनों में करंट क्या होगी, सेम। तो मेरे से अगर पूछेंगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा किसका रेजिस्टेंस कम, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई करंट सेम है, तो करंट को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, पी इज प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो मैं ये बोलूंगा जिसका पावर डिसिपेट ज्यादा हो रहा है, जिसमें पावर डिसिपेट ज्यादा हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। समझ में आई बात? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्लियर है? क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में अलग अलग गिर रहा होगा ना, वोल्टेज दोनों में क्या गिर रहा होगा, सीरीज में वोल्टेज क्या रहता है, अलग अलग। रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज भी क्या रहेगा, अलग अलग। तो हम लोग पावर और वोल्टेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको पावर और कोई चीज सेम होगी तब तो दो चीज को कंपेयर करोगे, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो अगर बच्चों सीरीज में लगे हुए हैं बल्ब या जो भी चीज सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो पावर ज्यादा खा रहा है, जो पावर ज्यादा खा रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझ में आया? जो पावर कम खा रहा है उसका रेजिस्टेंस कम है, सीरीज में। किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? इसके बाद सपोज आपको ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि उल्टा बल्ब बन गया, लेकिन मान लेना, ठीक है। ठीक है, दो बल्ब ये क्या में लगे हुए हैं बच्चों, आपको पैरेलल में, ठीक। तो हमको ये पता है अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है तो जो वोल्टेज ये खा रहा होगा वही वोल्टेज कौन खा रहा होगा, ये खा रहा होगा। अब हम लोग देखें कि ये 60 वॉट पावर दे रहा है अपने को, 60 वॉट का लाइट जल रहा है इसमें, 60 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है, और ये कितने का वॉट का कंज्यूम कर रहा है, 40 वॉट का। आ रही बात समझ में? अब हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इन लोग लगे क्या में, पैरेलल में। तो हमको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि अब दोनों के लिए V सेम है। दोनों के लिए क्या सेम है, V सेम है। तो V को हटाए तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, R आया। मतलब जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे लोग? पक्का? ये बहुत डीप बात है। हरी बस समझे, मामूली बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे लेकिन आप लोग? तो पावर का फॉर्मूला वी आई वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर, जो आपको इस्तेमाल करना है करो, वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगा, आएगा। लेकिन कंपैरिजन करने जब बोलेगा सीरीज पैरेलल में, तो जब आप सीरीज में कंपैरिजन करोगे तो पावर बराबर आई स्क्वायर आर फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, आई को सेम मानोगे, तो पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ये आपको पूछेगा कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, इसका रेजिस्टेंस इतना है, बोलेगा कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा बताओ, सीरीज में जोड़े हैं दोनों को, तो आप बोलोगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अब वही सेम बल्ब को उठा के पैरेलल में लगा दिए, तो अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम पावर कंज्यूम करेगा, सेम बल्ब, लेकिन वो अब क्या करेगा,
कम पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि पैरेलल में लग गए, पैरेलल में वोल्टेज सेम हो गया, तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो कम पावर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब करंट सेम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब वोल्टेज सेम हो। वोल्टेज सेम पैरेलल में होता है, करंट सेम सीरीज में होता है। समझ में आ गया? तो दोनों फॉर्मूला कंपेयर करने के लिए अलग अलग जगह इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो आपको सवाल ऐसे नहीं देगा कि इसका पावर ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्या ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा कि बल्ब को क्या में कनेक्ट किए, सीरीज में कि पैरेलल में, और फिर सवाल करेगा आपसे। समझ में आ गया ये चीज? पक्का? तो लिखो, इस लाइन को ऐसे लिख लो, लिखो, इन सीरीज कनेक्शन, in series connection, higher the value of resistance, higher the value of resistance, greater is the power dissipated. पावर डिसिपेट मतलब ये वर्ड समझ रहे हो ना, डिसिपेट मतलब पावर देना। तो आपको शुरू में पढ़ाया था मैं कि दो एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, सर्किट को एनर्जी देते हैं जैसे बैटरी, और पैसिव एलिमेंट क्या हो जाते हैं, जो सर्किट से सर्किट से एनर्जी लेते हैं, जैसे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, रजिस्टर वायर हो गया, लोड हो गया, ये सब। आ रही बात समझ में? ठीक है। और दूसरा लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, इन पैरेलल कनेक्शन, in parallel connection, higher the value of resistance, lower या smaller is the power dissipated. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? तो ये आपका जानकारी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है? क्लियर है बच्चों? समझ में आया? भूलोगे तो नहीं? अब एक और चीज, जो इलेक्ट्रिक पावर अपन लिखे हैं बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट? जूल पर सेकेंड। जूल पर वर्क बाय टाइम है ना, वर्क होता है जूल में, टाइम होता है सेकेंड में। जूल पर सेकेंड, उसको प्यार से क्या बोलते हैं, वॉट। तो क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट इज वॉट। जेम्स वॉट स्टीम इंजन बनाया था, उन्हीं को सम्मान देने के लिए सरनेम को पावर का यूनिट बना दी। ठीक है? ताकि जब भी हम लोग पढ़े तो उनको थोड़ा सा याद कर ले, है कि नहीं, कि सिलेबस में एक टॉपिक और बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, पावर स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। क्या है बच्चों? स्केलर। वर्क बाय टाइम है ना, वर्क तो स्केलर होता है। वर्क क्या होता है बच्चों? स्केलर। तो पावर क्या ये क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक? मर गए मेरी बच्ची बहुत रो रही। हाँ, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? पक्का? चलिए, अब लास्ट पॉइंट लिख लो बच्चों इस चैप्टर का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या लिख लो? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक? माइक बंद तो नहीं है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक? तो आप ये जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी वायर से गुजरती है ना, या इलेक्ट्रिसिटी के ना कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बच्चों? इफेक्ट्स। जैसे कि आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? केमिकल इफेक्ट होते हैं। देखो ना, 10th में अभी भी पढ़े हो, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हो, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है? या आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़े हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़े होगे, इंप्योर इलेक्ट्रोड को प्योर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करते हैं। या फिर आप लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़े होगे, कि एक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है? या नए नए कंपाउंड बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब भी बना सकते हैं। तो वो केमिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से केमिकल रिएक्शन होता है, सो क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़े हो? मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े हो 8th में?
कि अगर आप क्या करोगे, एक करंट कैरिंग वायर लिए, उसके पास में कंपास ले जाओगे, क्या ले जाओगे, कंपास, मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड चैप्टर जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं ना इस सेमेस्टर में, वो इसी के ऊपर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वैसे ही बच्चों एक मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है, क्या होता है, मैकेनिकल इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, देखें इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपन, तो मोटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलती है कि नहीं, उसको घूमने लगता है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिकल इफेक्ट, है ना। तो वैसे ही एक इफेक्ट होता है बच्चों, कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। जब भी एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, जब भी एक कंडक्टर से क्या गुजरेगी, इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म। क्यों गर्म होता है, क्योंकि बच्चों आप ये देखो कि बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड भेज रही है। सपोज ये बैटरी लगाया हूं मैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो बैटरी क्या मेहनत करेगी, चार्ज को कंडक्टर के इस एंड से इस एंड भेजने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी। क्या चार्ज अपने आप चले जाता है बिना किसी अपोजिशन के, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस अपोज करता है, तो बैटरी को चार्ज को भेजने में क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वर्क। तो रेजिस्टेंस के कारण ही क्या लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। क्या लॉस होता है बच्चों, देखो ना पोटेंशियल गिर जाता है, जब भी चार्ज एक रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज ट्रेवल करते हैं, करंट ट्रेवल करती है, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, वहां गिर जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कहां चले जाती है, किस फॉर्म में रिलीज हो जाती है बच्चों, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो जाती है, हीट के फॉर्म में। ठीक, तो जितना वर्क बैटरी कर रही है चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड भेजने में, वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, वर्क क्या होता है, एनर्जी इन ट्रांजिशन। ठीक, तो वो वर्क क्या में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, हीट में। तो अगर हम लोग वो वर्क का फॉर्मूला निकाल लिए, तो वही क्या का फॉर्मूला बन जाएगा अपना, कि हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात, तो उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को चीज, थ्योरी पीछे की क्या है। अब देखो, सपोज सपोज ये एक रेजिस्टेंस वायर है, क्या वायर है बच्चों, रेजिस्टेंस वायर। मैं इसमें एक बैटरी कनेक्ट किया, तो इससे क्या पास होगा, आई करंट पास होगा, क्या पास होगा, आई करंट पास होगा। ठीक है, अब देखो मैं ये बोला पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर बराबर इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम होता है। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, पावर इंटू टाइम। अगर ये वर्क निकाल लिया मैं, तो यही वर्क तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। अब पावर का खूब सारा फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, पढ़े हो, वी स्क्वायर बाय आर, वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर। तो आप तीनों फॉर्मूला डाल सकते हो पावर की जगह। ठीक, और ये टी क्या है याद रखना, टाइम। टाइम मतलब कितने देर तक करंट ट्रेवल कर रही है इस रजिस्टर, जितना देर तक करेगी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। भाई तार और गर्म और गर्म और गर्म और गर्म होते जाएगा, बात समझ आएगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक बार रख देते हैं आई स्क्वायर आर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वर्क का बच्चों, आई स्क्वायर आर टी। एक बार रख देते हैं वी स्क्वायर बाय आर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाय आर टी। एक बार रख लेते हैं वी आई, तो क्या बन जाएगा बच्चों, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी वी आई टी। आ रही बात समझ में, तीन बन गया फॉर्मूला। तो अपन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जूल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो अब देखो ये समझ में आया फॉर्मूला, लिख लो इसको, पहले लिख लो। लिख लो, मैं साइड हट जाता हूं। एसी लगाना पड़ेगा अब लग रहा है यार, ये ट्यूबलाइट से गर्मी होती, कुछ ज्यादा ही रोशनी हो गई। बढ़े आगे, लिख लिए। अब देखो, अब बच्चों देखो,
अब हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा? अगर एक आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है या कंडक्टर है, अगर एक आर रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है जिससे आई करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है टी टाइम तक के लिए। कितने टाइम तक के लिए? टी टाइम तक के लिए। तो उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं पहला पॉइंट कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? रेजिस्टेंस के। और तीसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी देर तक करंट फ्लो हुई। इसी तीन स्टेटमेंट को मिला के बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है बात? पक्का? तो इसका स्टेटमेंट मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों, आप लोग उसको छाप दीजिए। तो लिखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग states that Joule's law of heating states that heat produced in a current carrying conductor is Joule's law of heating states that heat produced in a current carrying conductor is पहला directly proportional to square of current, directly proportional to square of current, directly proportional to resistance of conductor, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया बच्चों? पक्का? क्लियर है? तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नोट कर लो। अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। कुछ बचा क्या? बचा होगा तो बचा होगा, देखेंगे बाद। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और फॉर्मूला क्या हो गया हीट का? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक, और हीट का यूनिट क्या में होगा? हीट एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल्स, इसलिए इसको बोल रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, समझ में आया? तो बस अपना टॉपिक क्या हो गया बच्चों? खत्म। अब हम लोग को लास्ट वो बच गया है, क्या करना? एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे, और जो शीट में आप लोग को दिया नहीं है वो भेज दूंगा बच्चों, आज ग्रुप में डाल दूंगा पक्का। ठीक है, तो आप लोग वो संडे को सॉल्व कर लीजिएगा और मंडे को वोट दे दीजिएगा, और ट्यूसडे अच्छा आप लोग अभी 18 के नहीं हुए, ठीक है ट्यूसडे को वोटिंग है। हाँ, तो मंडे को एंजॉय कीजिए, ट्यूसडे को वोट दीजिए, और वेडनेसडे को नहीं। हाँ, आप लोग का छुट्टी ना 10 को क्लास रहेगा धनतेरस के दिन। ठीक है, धनतेरस दिन तो दुकान खुला रहता है ना, तो कोचिंग खुला रहे तो ठीक है। तो उसके बाद आप लोग का सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी। ठीक है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी रहेगा। ठीक है, चलिए बंद कर दूं, हो गया?